नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 39 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 39 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है। तो ऐसे कौन से साधु हैं जिनकी पूजा सिरमौर में की जाती है, तो इनका नाम है ऋषि जमदग्नि। अगर बात करें ऋषि जमदग्नि की, तो इनकी पूजा सिरमौर में की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऋषि जमदग्नि को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि ऋषि जमदग्नि का अन्य नाम क्या है, तो इनका नाम है जामलू देवता। इनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो पूजा है वो कहाँ पर होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ऋषि जमदग्नि की पूजा कुल्लू के मलाना में, कहाँ पे होती है, कुल्लू के मलाना में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश के किस गांव में है। तो पूरे हिमाचल और पूरे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो माना जाता है वो मलाना गांव का माना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और मलाना गांव में जो पूजा होती है वो किसकी होती है, ऋषि जमदग्नि की होती है। अच्छा, ऋषि जमदग्नि कौन है, तो ऋषि जमदग्नि माता रेणुका माता के पति। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषि जमदग्नि का माता रेणुका से क्या संबंध है, तो रेणुका माता के पति है और भगवान परशुराम के क्या है, पिता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो रेणुका माता के पति और भगवान परशुराम के पिता कौन है, तो ये ऋषि जमदग्नि है। अच्छा, माता रेणुका का वध भगवान परशुराम के द्वारा किया गया, ये किसके कहने पे, तो ऋषि जमदग्नि के कहने पर इन्होंने ऐसा किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें रेणुका झील की, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले अगर आप एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपये मंथ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। आखिरी का कुछ सब अब हमारे पास बचे, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 7876145409 आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वापस आए रेणुका झील पे। भाई, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेणुका झील है यहाँ पे इसका आकार कैसा है। इसका आकार है सोती हुई स्त्री की तरह। सोती हुई स्त्री, तो लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन इसको बोलेंगे। तो लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है, रेणुका झील है। और ये हिमाचल के सिरमौर ज़िले में है। यहाँ पर दिवाली के 10 दिन बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। तो दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे क्या लगता है, 6 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी का मेला लगता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, परशुराम भगवान की बात करें तो जो परशुराम भगवान है उनकी पूजा कहाँ होती है, तो इनकी पूजा कुल्लू के निरमंड में होती है। कुल्लू के निरमंड में, और वहाँ पर मनाया जाता है भुंडा उत्सव, जो कि 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। इसको जो है वो पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है भुंडा। और कहाँ पे मनाया जाता है, कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे वो किस खेल से संबंधित है। देखिए, तो खबरों में ही रह रहे हैं। पहले भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया, फिर सिल्वर मेडल इस बार लेके आए थे पेरिस ओलंपिक से। तो बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा किस गेम से संबंधित है, तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इन्होंने जो है अपने 2024 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो इनका रहा था वो 89.45 फेंका था। तो 89.45 इन्होंने थ्रो फेंका था आपके नीरज चोपड़ा ने, और भारत के को क्या दिलाया था, सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक में, जिसको बोलते हैं रजत पदक। तो रजत पदक जेवलिन थ्रो में जीत के आए थे। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था इसमें गोल्ड जो है वो जेवलिन थ्रो में किसने जीता था, तो ये जीता था पाकिस्तान के अरशद नदीम। ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। अरशद नदीम के द्वारा यहाँ पे क्या जीता गया, गोल्ड मेडल। और भारत में किस में जो है वो एक रजत पदक लाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो था आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो में लाया गया था, भाला फेंक में लाया गया था। अच्छा, कुछ खिलाड़ी होता है, जैसे कि सीधा क्वेश्चन आता है कि किस खिलाड़ी का किस गेम से संबंधित है। जैसे कि आपका सीधा बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो लियोनल मेसी है वो किस गेम से संबंधित है, तो लियोनल मेसी फुटबॉल से संबंधित है। उसी प्रकार अगर इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर किस गेम की खिलाड़ी थी,
दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर की बात करें तो ये जिम्नास्टिक क्या खेलती थी, जिम्नास्टिक खेलती थी। बहुत दफ़ा क्वेश्चन परीक्षा में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी साइना नेहवाल है वो क्या खेलती थी। तो साइना नेहवाल आपको पता है बैडमिंटन की खिलाड़ी है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, आपकी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन की है। अच्छा मैरी कॉम, मैरी कॉम क्या करती है, वो मुक्केबाजी करती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा आप पता है निशानेबाजी करती है, निशानेबाजी करते हैं। और आपके इसके अलावा अबनी लेखारा ये पैरा ओलंपिक शूटिंग है, और ये भी आपको याद रखना है। अबनी लेखारा का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम से है, जैसे कि सानिया मिर्जा ये लॉन टेनिस खेलती है। पीटी उषा, पीटी उषा एक धावक थी। क्या थी पीटी उषा, एक धावक थी। स्पोर्ट्स से संबंधित भी आपको चीज़ों को याद रखना है जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात करें इसरो की, तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष बन चुके हैं इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। क्या है, डॉक्टर वी नारायण। और इन्होंने जो है वो स्थान लिया किसका, एस सोमनाथ का। तो एस सोमनाथ के जगह पे भारत के जो नए आपके क्या बने हैं, भारत के नए वी नारायण बने हैं, भारत के नए आपके इसरो के अध्यक्ष। अच्छा इसरो का गठन कब हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो इसरो का गठन जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1969। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का आपका क्या होता है, स्थापना होती है। और अगर बात करें इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा बहुत दफ़ा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखना है, तो उसका मुख्यालय है बंगलुरु में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बंगलुरु में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो ने भाई चंद्रयान भी जो है वो चांद पे पहुंचाए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो अगर बात करें चंद्रयान 1 की, इसको 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। उसी प्रकार आपका चंद्रयान 2 छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019। और आपका जो चंद्रयान 3 है उसको छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, 2008, 2019 और 2023। 3 चांद पे चंद्रयान भारत के द्वारा छोड़े गए। एक 2008 को छोड़ा गया इसरो के द्वारा, एक 22 जुलाई 2019 को, एक 14 जुलाई 2023 को। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी चंद्रयान हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, इनको कहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है, तो ये कहा जाता है भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये श्रीहरिकोटा, कहाँ पर है मेरे भाई, श्रीहरिकोटा में है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, आपको इसको याद रखना है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पड़ता है। तो बोलेंगे सर ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसको ना बार्क के नाम से भी जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बार्ग का जो मुख्यालय है, भाभा परमाणु अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे ऑप्शन में मुंबई दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको जरूर ये याद रखना है कि जो ट्रॉम्बे है यहीं पर आपका जो है भाभा परमाणु अनुसंधान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये भारत का एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अच्छा भारत में बहुत सारे आपके अनुसंधान सेंटर है जिसको रिसर्च सेंटर कहा जाता है। इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अक्सर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, नेशनल जो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो नागपुर महाराष्ट्र में ही आपका क्या है, ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान है। सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि जो भारत का जो आपका
केंद्रीय वन अनुसंधान है जिसको बोलते हैं FRI, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? देहरादून। तो देहरादून का नाम आपको जरूर याद रखना है कि देहरादून में क्या है, तो देहरादून में आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। अच्छा, उसी प्रकार आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो खनन अनुसंधान संस्थान केंद्रीय जो है वो धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धनबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। धनबाद झारखंड में पड़ता है। धनबाद में है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई आपका जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको CPRI कहा जाता है, ये पहले पटना में होता था, फिर बाद में ये शिमला आया 1956 के आसपास। ये कहाँ पर है? CPI शिमला कुफरी में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। कहाँ पर है? कटक। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। कोई सा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है वो भी मुंबई महाराष्ट्र में है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा। एक बार लगा 1992 में। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1992 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन हिमाचल में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? अगले बार क्वेश्चन ये पूछेगा, बोलेंगे भैया 2 बार। पहली बार जो हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से आपका 22 जून 1977, मात्र कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए लगा सर, ये भी बता दीजिए। तो याद रखना है 53 दिनों के लिए। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कितने दिनों के लिए लगा? 53 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसके बाद और कब लगता है? तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन आपका जो लगता है वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगता है। अच्छा सर, ये तो 1 साल का लगभग बोल दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये जो लगता है वो 353 दिन का। याद रखना है 353 दिन का दूसरे बार तो लगता है। तो पहली बार लगा था सिर्फ 53 दिन का और दूसरे बार लगा था 353 दिन का। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। पहली बार लगा था 1977 में, दूसरी बार लगा था आपका 1992 में। तो दोनों के दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो इनका नाम था शांता कुमार। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। किस पार्टी से इनको बनाया गया था? तो जनता पार्टी। तो जनता पार्टी से इनको चुना गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होने वाली है। आप एक एक करके इन बातों को ध्यान से सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो 1805 में अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पे आक्रमण किया था अमर सिंह थापा के द्वारा। इसको बिलासपुर के राजा महान चंद के द्वारा बुलाया गया था। और इसने किस पे आक्रमण किया? तो अमर सिंह थापा जो थे इन्होंने आक्रमण किया था आपके किस पर? कांगड़ा के जो राजा होते थे आपका जो संसार चंद, इन पे जो है वो आक्रमण किया था किसने? अमर सिंह थापा ने। और इनके बीच जो है वो महल मौर्य जो कि वर्तमान में हमीरपुर में पड़ता है, यहाँ पर युद्ध हुआ था। और महल मौर्य से जो है हार हुई थी संसार चंद की। और संसार चंद जो है वो यहाँ से भाग गया था और महाराजा रणजीत सिंह की शरण में चला गया था। इस बात को आपने याद रखना। इसके बाद 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच क्या हुई थी? ज्वालामुखी की संधि हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अमर सिंह थापा कौन थे? तो अमर सिंह थापा एक गोरखा कमांडर थे। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ऑप्शन में दिया गुरु गोविंद सिंह। ये कौन थे? तो ये सिखों के आपके 10वें गुरु थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। इनका जन्म जो है वो पटना, कहाँ पे हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो अगर बात करें चमेरा की, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर स्थित है। अच्छा, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये 3 जल विद्युत परियोजना है और ये हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें चमेरा 1 की, तो चमेरा 1 जो जल विद्युत परियोजना है ये
540 मेगावाट की है। चमेरा 2 जो जल विद्युत परियोजना है वो 300 मेगावाट की है और चमेरा 3 जो जल विद्युत परियोजना है वो 231 मेगावाट की है। तीनों की तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो जल क्षमता के हिसाब से बिजली उत्पादन विद्युत क्षमता के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है? तो वो 2051 मेगावाट की सबसे बड़ी परियोजना है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि पार्वती नदी पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अक्सर वही परियोजना मैं यहाँ पे बताता हूँ जो कि ट्रेंड में भी पूछी जा रही है। जैसे कि एक है शोंगटोंग, एक है रोंगटोंग। अब बच्चे यहाँ पे हड़बड़ा जाते कि शोंगटोंग कहाँ पे है, रोंगटोंग कहाँ पे है। तो अगर बात करें शोंगटोंग की, तो शोंगटोंग है किन्नौर में। तो शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है। और शोंगटोंग जो है वो किस नदी पर है, आपकी जो है वो सतलुज नदी पर है। और शोंगटोंग की बात करें, ये 450 मेगावाट की है। उसी प्रकार अगर बात करें रोंगटोंग की, तो रोंगटोंग आपके कहाँ पर है, लाहौल स्पीति जिले में है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना 2 मेगावाट की है और ये रोंगटोंग नाले पर है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बहुत बार पूछा जा रहा है, लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है? तो लारजी जल विद्युत परियोजना कुल्लू में है, ब्यास नदी पर है। और कितने मेगावाट की है? तो बोलेंगे 126 मेगावाट की है सर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लारजी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना आपके चंबा के भरमौर में है और ये सियूल नदी पर है, जो कि रावी की सहायक है। और ये 198 मेगावाट की है आपकी बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बनेड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बनेड़ आपकी कांगड़ा में है और ब्यास नदी पर है। बनेड़ की बात करूँ तो बनेड़ जो है वो 12 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही है, तो फिर याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन जल विद्युत परियोजना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी के जोगिंदर नगर पर है। किस नदी पर है शानन? तो ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे कि शानन किस नदी पर है। और शानन 110 मेगावाट की है और अभी भी ये पंजाब सरकार के नियंत्रण में है और हिमाचल सरकार इसको लेना चाहती है अपने अंडर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।